Let's understand a small scale industry. What do you mean by small scale industry? In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, called the Karve Committee, noted the possibility of using the small scale industries for promoting rural development. उन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की रचना की, किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट को करने के लिए. नाउ वहां पे कर्वे नाम के एक बंदा था, राइट, जिन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आगे लाने के लिए हेल्प किया, और ये हुआ था 1955 में, राइट. इट हैज बीन कॉल्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमिटी, और सेकंड नेम उसका क्या है? कर्वे कमिटी. सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन कैसे किया जाता है? सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड with reference to the maximum investment allowed on the assets of the unit. आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे डिफाइन करते हो? कर्वे कमिटी ने डिफाइन किया कि कोई भी बंदा मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकता है कोई भी एक यूनिट में, जैसे कि चौक इंडस्ट्री है, राइट, जैसे कि डस्टर इंडस्ट्री है और बास्केट इंडस्ट्री है. ऐसे कोई भी इंडस्ट्री अगर आप खोलते हो तो उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका जितना होगा उस हिसाब से आपको ये बताया जाएगा कि ये स्मॉल स्केल है, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल है, राइट. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का रीजन क्या था? उसका रीजन इतना ही था कि रूरल एरियाज में, राइट, जहां पे सिर्फ खेती बाड़ी चलती है, ओनली फार्मिंग चलता है, वहां पे भी लोग इंडस्ट्रीज खोले और वहां पे भी वो डेवलप हो. मेन पर्पज ये था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने का. Now this limit has changed over the period of time. ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो लिमिट है ना, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड की जो लिमिट है वो बदलती रहती थी, राइट. तो टाइम चेंज होते से ये लिमिट भी चेंज होती थी. 1950 में मैक्सिमम अमाउंट, राइट, ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी कितना था? 5 लाख. जो आज अगर हम देखें तो स्मॉल स्केल में मैक्सिमम आप कितना कर सकते हो? 1 करोड़. ये मैक्सिमम लिमिट है. मैं बता दूं आपको, मैक्सिमम लिमिट का मतलब ये है कि अगर आपको लेट्स से गांव में कोई फैक्ट्री स्टार्ट करनी है, जैसे कि जैसे अचार बनाना है आपको, राइट, तो अचार की फैक्ट्री खोलनी है, तो अचार बनाने की फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए. 1 करोड़ के अंदर होगा तो उसको स्मॉल स्केल मिला बोला जाएगा, और 1 करोड़ से ऊपर हो जाएगा तो वो मीडियम स्केल या फिर लार्ज स्केल में गिनी जाएगी, राइट. 1950 में जब हमको आजादी मिली तब 5 लाख ही था इसका मैक्सिमम लिमिट. अभी कितना है? 1 करोड़. ना ये जो भी इंडस्ट्रीज आप खोलते हो गांव में, वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज होता है यहाँ पे, यानी मशीन्स कम यूज होते हैं और मजदूर ज्यादा काम करते हैं. अगर आप देखोगे तो लिज्जत पापड़ महिला गृह उद्योग, राइट, जो पापड़ बनाते हैं, वो भी एक तरह की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है. यहाँ पे ज्यादा लेबर और लेस कैपिटल यूज होता है, राइट. दिस इज अ पिक्चर ऑफ मेकिंग अ पापड़, खाकरा एंड ऑल दैट. This is a picture where they're making a achar, right? And everything is a labor intensive. Now, small scale industry क्यों एक रिजर्वेशन के अंदर रखा गया? The criteria of reservation being ability to of these units to manufacture goods. उनको क्यों रिजर्वेशन में रखा गया? उसका रीजन इतना ही था कि वो गुड्स बना सके, राइट, और गांव में ही बेच सके, जिनसे उनसे दो फायदे होते थे. पहला, एक तो इनकम का सोर्स मिलता था, और दूसरा स्टेबल एम्प्लॉयमेंट मिलता था. उनकी एम्प्लॉयमेंट स्टेबल रहती थी. They were also given concession such as lower excise duty and the bank loans at lower rate of interest. यानी जो गरीब वर्ग के लोग हैं जो बैंक लोन को बहुत जल्दी से चुका नहीं सकते, उनको बैंक लोन तो मिलती थी पर बहुत ही कम रेट में. और ये सबसे बड़ा फायदा था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, राइट. तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोट करना रूरल डेवलपमेंट को, राइट. और अगेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन डू इन असेट्स ऑफ अ कंपनी, जो 1950 में 5 लाख था और आज 1 करोड़ हो गया. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट concept and the next topic, that is what we call as a trade policy. So what's the trade policy? The industrial policy was closely related to trade policy. हमारी जितनी भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो ट्रेड पॉलिसी से बहुत ही मिलती जुलती थी, राइट. बहुत क्लोजली रिलेटेड थी. यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने जो पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा ट्रेड पॉलिसी उसके जैसी ही थी कुछ. इट वाज आल्सो कॉल्ड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी. उसका दूसरा नाम क्या है हमारी ट्रेड पॉलिसी का? जब 1950 से 1990 जो 40 साल गए उसमें हमने जो ट्रेड स्ट्रेटेजी को अपनाया उसको क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटेजी.
कहने का मतलब हम इनवर्ड लुकिंग थे। इनवर्ड यानी हम अपने आप को देख रहे थे, हम अपने देश में क्या हो रहा है वो देख रहे थे, हम ये नहीं देख रहे थे कि हमको बाहर क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, राइट। उसका दूसरे नाम से उसको इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है। नाउ व्हाट वाज दिस पॉलिसी और व्हाट वाज दिस स्ट्रेटेजी? दिस पॉलिसी एम्ड एट रिप्लेसिंग और सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट्स विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन। जो चीज हम खुद बना सकते हैं, डोमेस्टिकली बना सकते हैं, उसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पॉलिसी का ये कहना था, राइट। तो सरकार का ये मानना था कि हम सेल्फ रिलायंट बने, हम आत्मनिर्भर बने, राइट। दैट वाज द मेन मोटो। फॉर एग्जांपल, अगर व्हीकल अगर हमको इंपोर्ट करना पड़ रहा है, राइट, इन अ फॉरेन, मेड इन अ फॉरेन कंट्री, इंडस्ट्रीज विल बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ। काफी इंडस्ट्रीज को एनकरेज किया जाएगा कि वो इंडिया में ही बनाए और इंडिया में ही बेचे। जैसे मैं बता दूं एक एग्जांपल, उस जमाने में बीटल नाम की कार बहुत जग मशहूर थी। बीटल, कभी सर्च करना नेट पे, बहुत फेमस थी। इंडिया ने बीटल कार की नकल की और हुबहू उसके जैसी कार बनाई जिसका नाम था एम्बेसडर। पर हम यही एक कार बना रहे थे, राइट, और कोई कार नहीं थी। हाँ, अगर हमको लग रहा था कि बीटल कार जैसी चीज हम खुद बना सकते हैं, देन वी शुड मेक इट। दिस वाज आवर पॉलिसी of inward looking trade strategy, or you can also say it's an import substitution policy. The government protected the domestic industries from foreign competition. इंडिया में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जाता था ट्रेड पॉलिसी के तहत। तो फॉरेन से अगर कोई प्लेयर्स आता है कंपटीशन करने के लिए तो उसको मना कर दिया जाता था। एग्जांपल में बताऊं, उस जमाने में सिर्फ इंडिया में फोन के लिए दो ही कंपनी थी, BSNL और MTNL। आज आप जो देख रहे हो ना, वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल, राइट, वो सब कुछ नहीं था उस जमाने में। सिर्फ एक कंपनी थी एंड दैट वाज, सॉरी, दो कंपनी थी, दैट वाज BSNL एंड MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट्स, जो भी हम प्रोटेक्ट कर रहे थे इंपोर्ट्स जो आ रहा था उसके उसके दो फॉर्म थे। दे टुक टू फॉर्म्स, वन वाज कॉल्ड टैरिफ्स एंड सेकंड वाज कॉल्ड कोटास। तो व्हाट आर टैरिफ्स? तो टैरिफ्स आर टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। टैरिफ क्या होता है? इंपोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ बोलते हैं, राइट। और इससे होता क्या है? दे मेक इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज द यूज। जैसे कि कंट्री बी कुछ बेच रही है कोई कंट्री ए को, जैसे टोवेल बेच रही है, राइट, और कंट्री ए में यही टोवेल $10 में मिल रहा है, पर क्योंकि कंट्री ए में इंपोर्ट ड्यूटी है, टैरिफ है, 20% का टैरिफ है, यानी जो भी $10 का टोल आएगा कंट्री ए में तो कितने का हो जाएगा? $12 का, यानी कॉस्टली बिकेगा। कहने का मतलब, कॉस्टली बिकने से ये भी होता है कि कंट्री ए में अगर कोई टोल बना भी रहा है, राइट, तो उसको एक फायदा मिलेगा, उसको एक बेनिफिट मिलेगा। क्यों? क्योंकि बाहर का टोल तो महंगा आ रहा है, तो मे भी वो सस्ते दाम में बेच सकता है, राइट। दिस इज हाउ द टैरिफ वर्क्स। दूसरा प्रोटेक्शन इंपोर्ट का दूसरी तरह से जो किया जाता था वो था कोटास। नाउ व्हाट आर कोटास? कोटास यानी दे स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स व्हिच कैन बी इंपोर्टेड। वो जितना बोले कोई देश उतना ही आप इंपोर्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे कि उन्होंने बोला कि यू नीड टू इंपोर्ट मैंगोज, राइट, इन अमेरिका अप टू 6 बॉक्सेस, तो आप 6 बॉक्सेस से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते, राइट। कोटा रोक देगा उसको। 6 बॉक्स से ज्यादा आया देश के अंदर अगर मैंगोज, तो दे विल से दैट गो बैक, टेक बैक अवे, राइट। तो दिस इज अ कोटा। सो कोटा से भी क्या होता है, कोई कोई ज्यादा चीज अगर देश में आ रही है तो वो रुक जाता है। और हमने यही दो प्रोटेक्शन करके हमने अपनी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, राइट, फ्रॉम 1950 टू 1990, 40 साल, 40 इयर्स वी डिड दैट। अभी ये अच्छा था या बुरा था? विल सी इन द लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, दैट इज इन एनालिसिस। क्या बेनिफिट हुए ट्रेड पॉलिसी के, राइट, क्या कोई बेनिफिट हुए? हाँ, हुए। प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक फॉर्म्स ऑफ द फॉरेन कंपटीशन। सबसे बड़ा अगर आप बोलो बेनिफिट हुआ, तो हम बाहरी कंपटीशन को रोक पाए। इंडिया अभी अभी शुरू हुआ था, और अगर उस टाइम पे भी अगर बाहर के कंपटीशन आ जाते तो इंडिया डिसएडवांटेज में चला जाता, राइट। और ये बहुत जरूरी था कि डोमेस्टिक फॉर्म्स को प्रोटेक्ट किया जाए बाकी फॉरेन कंपटीशन से। If domestic industries are protected, they will learn to compete in the course of time.
ऐसा माना जाता था कि अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हम प्रोटेक्ट करेंगे ना, तो आगे जाके उनके पास भी ताकत हो जाएगी, वो भी एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाएगा और वो भी कम्पीट करने लगेगा. If not restriction were placed on imports, there's a possibility of the foreign exchange being spent on import luxury goods. अगर हम रेस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाते इंपोर्ट पे, तो ये भी था कि हम ज्यादा खरीद लेते बाहर का गुड्स और ज्यादा पैसा हमारा चला जाता. हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो इंडिया में बचा के रखना चाहिए था, वो चला जाता. इसीलिए भी ट्रेड पॉलिसी में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया, यानी इंपोर्ट को कम कर दिया गया. राइट? समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस. Yes, sir. Yes, sir. डाउट हो तो प्लीज पूछिए. लेट्स मूव अहेड. इससे कोई ड्रॉबैक्स भी है. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसीज के कुछ ड्रॉबैक्स भी है. क्या ड्रॉबैक है? व्हाट वाज द ड्रॉबैक? इंडियन कंज्यूमर्स हैड टू परचेज व्हाटएवर द इंडियन प्रोड्यूसर प्रोड्यूस्ड. तो मैं बता दूं, ये बहुत पुरानी एक ऐड है, जो पिक्चर यहाँ पे मैंने दिखाया है वो बहुत पुरानी ऐड है. वो हम अभी यहाँ पे पार्ले जी खाते हैं ना, अभी इंडिया में तो 100 से ऊपर यानी 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिस्किट मिलते हैं, साबुन मिलते हैं. पर उस जमाने में एक ही तरह का बिस्किट मिलता था और उसका नाम था क्या? ग्लूकोज डी. और ऐड करते थे गब्बर की पसंद, गब्बर की असली पसंद ग्लूकोज डी. दिस वाज द एडवर्टाइजमेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो कंज्यूमर क्या करेगा अगर उसके पास कोई चॉइस ही नहीं है? ना एक क्रीम वाले बिस्किट मिलते थे, ना कुछ मिलता था. तो द कंज्यूमर हैड टू परचेज व्हाटएवर द इंडियन प्रोड्यूसर्स आर प्रोड्यूसिंग. राइट? और इसी वजह से कंज्यूमर्स लॉस कर रहे थे, उनको नई चॉइस मिल ही नहीं रही थी. द प्रोड्यूसर हैड नो इंसेंटिव टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट. उनको ये तो इंसेंटिव था ही नहीं, उनको कभी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना ही नहीं था. वाई? बिकॉज ज्यादा दाम लेके लो क्वालिटी चीज वो बेच सकते थे इंडिया में. सो दैट वाज अ ड्रॉबैक, दैट नो सीरियस थॉट टू प्रमोट एक्सपोर्ट्स अंटिल मिड 1980s. हमने एक्सपोर्ट करने की ठानी नहीं. कब तक? 1980s के मिड तक. राइट? और इसी वजह से मैं बता दूं आपको कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती गई आफ्टर 1980s. हमारी ट्रेड पॉलिसी वैसे तो अच्छी थी, पर उसमें काफी कुछ मिस्टेक्स भी थी. जैसे कि हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, राइट? पर उसके सामने हम कोई एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे. तो हमने एक्सपोर्ट को प्रमोट किया ही नहीं इतने सालों में. ये एक हमारी गलती है. राइट? दूसरा ये भी था कि क्योंकि हम प्रोटेक्ट कर रहे थे अपनी इंडस्ट्रीज को, हमने कोई इंसेंटिव नहीं दिया लोगों को यानी इंडस्ट्रीज को कि वो अपना प्रोडक्ट इंप्रूव करें. मैं बता दूं, 1991 में एक कंपनी थी जिसका नाम था HMT, हिंदुस्तान मशीन एंड टूल्स. एक घड़ी बनाती थी, वॉच बनाती थी. वो इतनी घटिया घड़ी बनाती थी आफ्टर 40 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कि आप देख के भी लो नहीं वो घड़ी को. राइट? और वो एक साल में बिगड़ जाती थी. दैट वाज द क्वालिटी. जब दुनिया भर में ऐसी घड़ी आ गई थी जो 10-10 साल तक, 15-15 साल तक कुछ ना हो, और वो भी ऑटोमेटिक, विदाउट बैटरी एंड विदाउट सेल, दिस वॉचेस वर वर्किंग. Think about our efficiency and think about the people of living in America, living in Europe. That's efficiency. There was a very far difference between these two. Now, effect of the policies of development. This is the last topic. What were the main effects of the policy on development? ये सरकार की पॉलिसीज जो आई उसका डेवलपमेंट पे क्या असर हुआ? Let's understand this also, right? ये भी हम समझते हैं. पहले हम देखेंगे सरकार क्या अचीवमेंट किया. The proportion of the GDP contributed by the industry sector increased in the period from 11.8% in 1950-51 to 24.6% in 1990-91. GDP बढ़ा. और किसमें? वो किसकी बात कर रहे हैं? इंडस्ट्री सेक्टर में. और ये अच्छी बात थी. कितने से बढ़ा? 12% से लेकर 25% के तकरीबन हो गया. एंड दैट इज अ गुड साइन. क्या हमने रियल में वो 40 साल में कुछ तो अचीव किया था. Annual growth rate of industry sector during the period was 6%, and that is also good. कि हम 6% से वृद्धि कर रहे थे. किसमें? सर्विस सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ. किसमें? इंडस्ट्री सेक्टर में. राइट? एंड दैट वाज अ वेरी गुड साइन. क्योंकि कोई भी देश की अगर अचीवमेंट अगर आपको मेजर करना हो तो उसके जीडीपी को देखो.
अगर जीडीपी बढ़ रही है then I can say definitely they are doing their wonderful job. The industrial sector became very well diversified. उस जमाने में अगर आप देखो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत डाइवर्सिफाइड हुआ, राइट, वेरी वेल डाइवर्सिफाइड, नॉट इन वन एरियाज बट इन मेनी एरियाज. Small scale industries give opportunities to those people who do not have a capital to start a large firms. और इसीलिए मैं ये भी बोल सकता हूँ कि स्मॉल स्केल भी बहुत सक्सेसफुल गया. इंडिया में काफी लैपटॉप्स, कार्स, स्पीकर्स, बहुत कुछ बनने लगा, घर, राइट, मेनी थिंग्स स्टार्ट डेवलपिंग. नाउ हम क्या कर रहे थे, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर रहे थे, राइट. तो प्रोटेक्शन फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन, राइट, यानी हमने क्या किया था, प्रोटेक्शन कैसे किया था, हम टैरिफ लगा देते थे, कोटा लगा देते थे, उनकी प्रोडक्ट को यहाँ पे इंडिया में आने ही नहीं देते थे, अच्छी वाली प्रोडक्ट, राइट. इसीलिए फॉरेन कंपटीशन भी नहीं हो पाया. सो प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ, उससे क्या डेवलपमेंट हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर डेवलप हुआ इंडिया में, ऑटोमोबाइल सेक्टर्स, राइट, कार्स बनाना, ये दो सेक्टर्स बहुत बड़े पैमाने पे डेवलप हुआ ये देश में. और ये सबसे अच्छी निशानी थी, अच्छी बात थी कि हम अभी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर की तरफ ध्यान दे रहे हैं. और आज भी इंडिया में काफी अच्छी कंपनीज है, टाटा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज मोटर्स, राइट, काफी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आज भी काफी मोटरिंग वर्क में काम करती है. पर ये पॉलिसीज ऑन डेवलपमेंट क्या सभी अच्छे थे? नहीं. तो इसीलिए ऐसा कुछ क्रिटिसिज्म भी है. काफी इकोनॉमिस्ट ने उसको सराहा नहीं है, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं कुछ गलती भी हुई है हमसे. नाउ द स्टेट एंटरप्राइजेस, जो राज्य सरकारें थी, राइट, कंटिन्यू टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वाज नॉट लॉन्गर रिक्वायर्ड. वो अभी भी कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे जो अभी तक हमको रिक्वायर्ड ही नहीं था, जैसे कि मॉडर्न ब्लेंड. क्या जरूरत थी सरकार को मॉडर्न ब्रेड जैसी चीज बनाने के लिए? क्या ब्रेड हम नहीं बना सकते? कोई प्राइवेट प्लेयर्स नहीं बना सकते? घर घर में लोग बना सकते हैं ब्रेड. सो देन ऑल्सो द गवर्नमेंट वाज होल्डिंग द कंपनी कॉल्ड मॉडर्न ब्रेड, और दैट वाज वेरी पैथेटिक. याद रखिए इकोनॉमिक्स में भी कि आपको बदलाव के साथ बदलना पड़ेगा. इफ यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द चेंजेस, यू आर गोइंग टू बी इन ट्रबल. Due to absence of competition, even in the late 1990s, one had to wait for a long time to get a telephone connection. और फिर भी मिलता नहीं था. लोग 3-3 महीने, 4-4 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती थी टेलीफोन की, और ऑटोमेटिक आ जाता था. दिस वाज आवर टाइम, ये हमारा जमाना था. द पॉइंट इज दैट आफ्टर 4 decades ऑफ द प्लान डेवलपमेंट, हमने 40 साल बिताया 1950 से 1990, राइट. इंडियन इकोनॉमी, सरकार ने डिस्टिंक्शन ही नहीं किया, नो डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड ऑफ व्हाट अ पब्लिक सेक्टर अलोन कैन डू एंड व्हाट अ प्राइवेट सेक्टर कैन आल्सो डू. क्या ऐसी कौन सी चीजें हैं सरकार ये तय ही नहीं कर पा रही थी, कौन सी चीजें हैं जिससे पब्लिक सेक्टर ही कर सकती है या फिर दूसरा प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती है, राइट. तो ये समझना बहुत जरूरी था. अगर ये हम समझ जाते उस टाइम पे तो प्राइवेट सेक्टर बढ़ जाता, पर वो समझे ही नहीं कोई. Even though the private sector can manage the hotels well, right? क्या हम होटल्स नहीं बना सकते? आज हम देखें तो ताज होटल्स, 5 स्टार मैरियट होटल्स, आईटीसी होटल्स, काफी सारी होटल्स है, राइट, इंडिया में, और बहुत बढ़िया होटल्स है. पर फिर भी गवर्नमेंट रन कर रही थी होटल्स को. अभी गवर्नमेंट को ये बिजनेस में आने की क्या जरूरत थी जब प्राइवेट सेक्टर कर सकते थे? पब्लिक सेक्टर फर्म्स इनकर्ड ह्यूज लॉसेस, और ये सब करने के बावजूद भी वो क्या कर रहे थे? कमा नहीं रहे थे, लॉस कर रहे थे. बट दे कंटिन्यू टू फंक्शन. लॉसेस करने के बावजूद भी वो फंक्शन कर रहे थे. क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को बंद नहीं किया जा सकता. अगर आपने चालू किया है, भले ही वो लॉस करे, आपको चालू ही रखना पड़ेगा. यू कैन नॉट क्लोज डाउन इमीडिएटली. एंड दैट इज व्हाई इट वाज अ ड्रेन ऑन द नेशंस लिमिटेड वेल्थ. नेशन के लिमिटेड रिसोर्सेज पे ये ड्रेन था, सबसे बड़ा ड्रेन था. ये समझना बहुत 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 जरूरी है सबको. पब्लिक सेक्टर कंपनी को चला के हमने बहुत बड़ी मिस्टेक की 40 साल. एंड दैट इज व्हाई 1950 से 1990 इट वाज कॉल्ड वन ऑफ द डार्क एज इन इंडियन इकोनॉमी. बहुत बड़ा डार्क एज है, क्योंकि हमको जो एक्सपोर्ट करना था वो तो हमने किया नहीं, हमको जो अच्छे प्रोडक्ट बनाने थे वो तो हमने बनाए नहीं, राइट. नो डाउट इंडस्ट्री सेक्टर ग्रोथ हुआ, अचीवमेंट भी है,
सबसे ज्यादा उसके ड्रॉबैक ज्यादा है। लॉस करने के बावजूद भी वो कंपनियां चल रही थी जिसको जरूरत नहीं थी कंपनी चलाने के लिए, सरकार फिर भी चला रही थी उसको। और मैं बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो बड़े बड़े जो कंपनियां थे ना, उसके ऊपर हजारों करोड़ों का देवा चढ़ गया। हर एक इलेक्ट्रिसिटी की बोर्ड के पीछे 50,000 करोड़ का डेट है जो आज भी चुका नहीं पाए वो लोग। 1950 से 1990 अगर आपको कोई इंडस्ट्री खोलनी होती थी तो यू नीड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस, राइट। और लाइसेंस मिलता नहीं था, और इसीलिए क्या होता था, एक बाजू तो हम रिफॉर्म की तरफ जा रहे थे पर पीछे भ्रष्टाचार बढ़ रहा था हमारे पीछे। यानी अगर डील ना हो सकती थी तो लोग अंडर टेबल पैसा भी दे देते थे। अंडर टेबल पैसा देने का मतलब भ्रष्टाचार करते थे, राइट। और काम निकलवाना हो तो एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, फाइल घूमती रहती थी पर काम निकलता नहीं था। A big industrialist would get a license not for starting a new firm, याद रखिए, but to prevent a competitors from starting a new firms. अगर आपको लाइसेंस मिल भी जाता था तो लाइसेंस इसके लिए नहीं मिलता था कि आप फर्म चालू करो, पर आपको इसीलिए मिलता था कि आपके कंपटीटर्स बंद हो जाए वो फर्म चालू करते हो। ये बहुत बड़ी मिस्टेक थी हमारी, बहुत बड़ी, क्योंकि हमने बहुत पैम्पर करके रखा था प्राइवेट सेक्टर्स को, पब्लिक सेक्टर्स को, जो हम पे ही वुमेनिंग हुआ, हम पे ही उसने वार किया, जो गलत था। एंड इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। उस जमाने में परमिट लाइसेंस राज आया एंड इट प्रिवेंटेड सर्टेन फर्म्स फ्रॉम बिकमिंग मोर एफिशिएंट। उसने काफी फर्म्स को एफिशिएंट होने से रोका, एफिशिएंट ही नहीं हो पा रहे थे। द प्रोटेक्शन कंटिन्यूड इवन आफ्टर इट प्रूव्ड टू डू मोर हार्म देन गुड। इंडिया में प्रोटेक्शन बहुत खराब कर रहा था। यानी हम क्या कर रहे थे, बच्चे की तरह पब्लिक सेक्टर्स को पाल रहे थे, भले ही वो लॉस कर रहा हो फिर भी पब्लिक सेक्टर इंटरेस्ट इसको चला रहे थे। यानी इससे क्या हुआ, ज्यादा खराबी हुई, अच्छा ही ना हुई। The producers were aware that they had to captive market, so they had no incentive to improve the quality of the goods. उनको पता था कि यही हमारी मार्केट है और कोई बाहर से लेने वाला है नहीं, हमारे पास ही लेगा, तो इसीलिए नए क्वालिटी गुड्स इंप्रूव भी ना हुए। याद रखिए एक बात, कंपटीशन अगर होगी ना देश में तो ही कंपटीशन की वजह से ही गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव होती है, कॉस्ट डाउन जाती है। अगर सब कुछ एक ही जन के हाथ में दे दिया जाए तो लूटेंगे ही ना, राइट। और यही हो रहा था। द प्रोड्यूसर्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं था, राइट, क्वालिटी ऑफ द गुड्स को इंप्रूव करने के लिए। द पब्लिक सेक्टर इज नॉट मेंट फॉर अर्निंग प्रॉफिट्स बट टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द नेशन। इंडिया में जितने भी पब्लिक सेक्टर आए उनका इंप्रूवमेंट के ऊपर ध्यान कम था, बल्कि उनका ध्यान क्या था, देश की भलाई करने में। यानी वो लोग क्या सेवाएं देते थे, वाटर सर्विस, शिप सर्विसेज, बिल्डिंग द रोड्स, विंड मिल्स, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रिक हाउसेस, राइट, ये सब टेलीफोन, ये सब सेवाएं दे रहे थे, ट्राम, राइट, रेलवेज। तो ये सब बेसिक सेवा दे रहे थे। उनका काम ये था ही नहीं कि वो अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करे और कमाए, वो कमाने का मोटो ही नहीं था उनका, राइट। और यहीं पे हमने गलती की कि पब्लिक सेक्टर को बहुत कुछ हमने हाथ में दे दिया, अगर वो प्रॉफिट कमा नहीं भी रहे थे फिर भी हमने हाथ में दे दिया। एंड दैट्स वेयर द इंडिया गॉट अ डाउनफॉल। ये डाउनफॉल को उठाने के लिए एक नया प्राइम मिनिस्टर आया सत्ता पे 1991 में, और उन्होंने इंडिया के रिफॉर्म्स इनिशिएट किए। कौन था वो बंदा, कैसे आया, दैट इज द स्टोरी ऑफ द नेक्स्ट चैप्टर।